जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन इतिहास में चल रहे हैं। हम लोगों ने इससे पूर्व गुलाम वंश को देखा, फिर खिलजी वंश को देखा, अब तुगलक वंश को देखें। पिछली कक्षा में आपने देखा था कि कुतुबुद्दीन मुबारक के खिलजी और उसका फिर सेनापति कुछ दिन तक शासन करता है और मतलब कुछ महीने तक ही, और उसके बाद खुसरो खां और जल्द ही गाजी मलिक के या गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा उसे 5 सितंबर को एक युद्ध में हरा दिया जाता है और 7 सितंबर 1320 से को देखा जाए तो वह दिल्ली का सुल्तान गाजी मलिक के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बन जाता है और तुगलक वंश की स्थापना करता है। और जहां तक तुगलक वंश की बात है तो अगर इसकी उत्पत्ति को देखा जाए तो ये भी मूल रूप से तुर्की ही है, लेकिन इनके भी पूर्वज अफगानिस्तान में तुर्की से आकर बस गए और बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने पर ये लोग भी सैनिक कार्य के लिए दिल्ली सल्तनत गोरी के साथ आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए जहां तक गाजी मलिक की बात है जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से आगे जाना जाएगा, तो वह बलबन के समय से ही राज दरबार में था और उसे अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण की सुरक्षा का भार दे दिया था और कई बार मंगोलों को भी वो उसने हराया था। तो एक योग्य सेनापति वो था। तो आइए देखते हैं यहाँ। तो तुगलक वंश 1320 से 1398 तक और संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, आप जान ही गए हैं इसको। और यहाँ ये कैरोना वंश का था। कैरोना वंश का मूलतः तुर्की अफगान क्षेत्र में बस गया। जिस तरह से आप खिलजी को देखे थे, ये लोग भी तुर्की ही थे लेकिन अफगानिस्तान क्षेत्र में बस गए थे। और 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 को दिल्ली का सुल्तान बनाया। मतलब कोरोनेशन अगर देखा जाए तो 3 दिन के बाद ही हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो जमीन तुर्की सरदारों को छीना था उसे खालसा भूमि घोषित कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक ने पुनः तुर्की सरदारों को वापस से लौटा दिया। आपने देखा था मिल्क हो गया, इनाम भूमि हो गया या फिर अन्य ऐसे भूमि जो तुर्की सरदार से छीनकर उसको खालसा यानी सरकारी भूमि घोषित कर दी गई थी। तो यह तुर्की सरदारों को विश्वास में लेने के लिए पहले उसकी जमीन को वह लौटा दिया। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो किसने लौटाया था? तो आप जानते हैं संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर बसाया था जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी। ये तुगलकाबाद नाम का एक किला भी बनवाया था और उसके आसपास क्षेत्रों को सुदृढ़ किया था और तुगलकाबाद उसका नाम रखा। मतलब दिल्ली ही एक तरफ से तुगलकाबाद हो गई थी। इससे पहले देखे थे दिल्ली सीरी के रूप में जानी गई थी और उससे पहले चौहान वंश में आपने दिल्ली का नाम राय पिथौरागढ़ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कालक्रमानुसार दिल्ली का नाम बदलता रहता है। और इसे नहरों का पिता यानी फादर ऑफ कैनाल्स कहा जाता है और नहरों एवं कुआं का निर्माण बड़े पैमाने पर करवाया। बाद में चल के अगर देखा जाए तो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हरियाणा और दिल्ली के आसपास के इलाके में नहरों का काफी निर्माण हुआ, जो आज भी हम देख सकते हैं। हरियाणा जो लाभान्वित है नहरों से, तो इसमें कहीं ना कहीं गयासुद्दीन तुगलक का भी योगदान देखा जा सकता है। बाद में जाकर देखिएगा फिरोज शाह तुगलक के जो हुआ है उसने भी नहरों और सिंचाई प्रबंध के लिए विशेष व्यवस्था उस क्षेत्र में की थी। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो दिल्ली में एक तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया गया था, उसमें एक किला का निर्माण भी किया जाता है। देखिए यहाँ तुगलकाबाद में रोमन शैली से निर्मित एक दुर्ग यानी फोर्ट का निर्माण होता है, यानी किले का निर्माण होता है, जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखिए, एक 56 कोट जो किला या दुर्ग है वो आप तुगलकाबाद में रोमन शैली में विकसित की गई है। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324-25 में बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया और बिहार के शासक उस समय थे कर्नाटक वंश के हरि सिंह या हरसिम्हा कहा जाता था। जो तिरहुत या मिथिला क्षेत्र के शासक थे उसे गयासुद्दीन तुगलक ने हराया एवं बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया है। तो प्रश्न ये आ जाता है, खासकर बिहार के बीपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत का भाग बिहार और बंगाल कब बना। तो 1325 में तो स्वयं गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार पर अभियान किया था और उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। बाद में विद्रोह यहाँ के सरदार द्वारा होते रहा गया है, तो उसको देखा जाएगा बाद में। 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां
के द्वारा जो एक तंबू यानी शिविर का निर्माण किया गया था, वहां से कहा जाता है कि बांस गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, यानी तंबू में बम्बू गिर गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद जूना खां या उलूग खां जिसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में ही देखा जाए तो वह सुल्तान बनता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होने के बाद जूना खां या उलूग खां के नाम से फेमस है ये। तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है 1325 में ही। और ये कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में या मध्यकालीन इतिहास में अगर देखा जाए, भारतीय इतिहास में, तो सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग सुल्तान यह माना जाता है, जिसे दर्शन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, इतिहास, गणित, मतलब बहुत सी विद्याओं का जिसे ज्ञान था। इन सब के होने के बावजूद भी कई इतिहासकार देखिए इसकी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव के कारण उसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा गया है। तो ये देखा जाएगा इसने अपने शासनकाल में सर्वाधिक प्रयोग किए हैं। जैसे यदि आप देखा जाए तो दिल्ली से इसने दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी, जिसके कारण वह दिल्ली के तमाम जनसंख्या को दौलताबाद ले गया। और दौलताबाद अगर देखा जाए तो वह पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जो बीमार या बुजुर्ग थे वो चल नहीं पाते थे, तो उसकी मृत्यु हो गई वहां जाते जाते। तो जिसके कारण कहा गया कि दूसरे के सुख दुख की वह चिंता नहीं करता था, और इसके कई क्रूर कृत्य भी। बिन तुगलक अपने विचारों को समय से पूर्व ही प्रतिपादित कर देता था, जिसके कारण वह असफल रहा। ये देखते हैं इसमें, वह अपने विचारों को समय से पूर्व ही प्रतिपादित कर देता था, जिसके कारण उसके प्रयोग विफल रहे। इनके विचारों का प्रजा समझ नहीं पाई, इनकी विचारों को, क्योंकि ये अव्वल दर्जे का दार्शनिक व्यक्ति था। इसकी महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी, देखिए, एक राजधानी परिवर्तन, और दूसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तीसरा उत्तराखंड के क्षेत्र यानी कराची का एक अभियान, और मध्य एशिया के क्षेत्र में एक और सैनिक अभियान, जिसमें इसको काफी देखा जाए तो राजस्व का नुकसान होता है। तो यहाँ देखिए दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद जिसको कहा गया बाद में, राजधानी परिवर्तन, और पुनः देवगिरी से दिल्ली राजधानी परिवर्तन। तो ये राजधानी परिवर्तन करने का मुख्य उद्देश्य था कि उत्तर एवं दक्षिण भारत दोनों पर नियंत्रण। अगर देवगिरी देखा जाए ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और उस समय तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण में भी हो गया था। तो यह दिल्ली से राजधानी दौलताबाद इसलिए कर रहा था ताकि वह उत्तर और दक्षिण दोनों भारत पर नियंत्रण रख सके, इसका मूल विचार था। और मंगोल आक्रमण से दिल्ली जैसे क्षेत्र को सुरक्षित करना, अगर राजधानी दूर रहेगी तो राजधानी सुरक्षित हो, यह भी इसका विचार था। लेकिन ऐसा करना उस समय की परिस्थिति में संभव नहीं हो पाया, और कहा जाता है कि एक प्रकार से यह योजना असफल रही, जिसमें कई लोग मारे भी गए और कितनों का स्वास्थ्य भी खराब हो गया दो परिवर्तन करने के क्रम में। अब देखिए दूसरा सांकेतिक मुद्रा चलाया था, मतलब मुद्रा परिवर्तन। चांदी की टंके के स्थान पर तांबे एवं पीतल के सिक्के चलाए। यह क्या क्या था? सांकेतिक मुद्रा चलाया था। देखिए आज भी वर्तमान में सांकेतिक मुद्रा चलता है, और सरकार के द्वारा उसका एक निश्चित वैल्यू निर्धारित किया जाता है, मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिसके कारण ही विनिमय दर उस पर आधारित होती है। तो यह विश्व में तीसरा ऐसा व्यक्ति था जो इस प्रकार सांकेतिक मुद्रा को चलाया। इसने टंके के स्थान पर जो चांदी का बनता था, तांबा एवं पीतल के सिक्के चलाए, और जिसका नाम भी उसने टंका ही रखा, मतलब उसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर रहेगा, पीतल या तांबे का। देखिए तांबा बढ़नी के अनुसार है, और कांसा बोलता है फरिश्ता है, तो जो हो, लेकिन तांबा और पीतल के सिक्के ही चलाए। तो लोगों के द्वारा क्या किया गया कि बहुमूल्य धातु जैसे सोना और चांदी, ये बहुमूल्य धातु हमेशा से माने जाते हैं, और उस समय यह कमी भी आ गई थी। तो ये व्यापारी चांदी के सिक्के तो रख लेते थे, लेकिन तांबे और जीतल वो स्वीकार नहीं करते थे, जिसके कारण ऐसा हुआ कि सुल्तान को ये योजना परिवर्तन करनी पड़ी, और उसने घोषणा कर दी कि सभी लोग तांबे के सिक्के जमा करके उसके बदले चांदी ले जाए। तो कहा जाता है कि मानो एक बहुत बड़ा ढेर, मतलब पहाड़ के समान दिल्ली के राजमहल के सामने एक ढेर लग गया, जिसके कारण लोग
तांबा और पीतल देते और उसके बदले चांदी ले जाते। तो इसी कारण राजकोष में भी घाटा लगा। यह तो मुद्रा परिवर्तन, जिसके कारण एडवर्ड थॉमस जो इतिहासकार हैं, इन्होंने प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा है, यानी पैसे वाले राजकुमार के रूप में इसे संबोधित किया है। तो देखिए, विश्व में उस समय प्रचलित सांकेतिक मुद्रा था। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ईरान के शासक उस समय गैखट्टू खां के द्वारा चलाया गया, जो कि सफल रहा। और चीन के कुबलई खान ने भी सांकेतिक मुद्रा चलाया, वो भी सफल रहा। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भारत में यही प्रयोग किया गया तो वह असफल रहा। तो इसी कह सकते हैं यह विरोधाभास से भरा हुआ सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक की अगली योजना को देखा जाए, जिसमें क्या है, चक्रीय कृषि विकास से योजना। तो देखिए, भारत में पहली बार कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही की स्थापना की गई, मतलब कृषि विभाग की स्थापना की गई। और जिसमें क्या किया गया कि 70 लाख टन का कृषि विकास के लिए खर्च किया गया सुल्तान के द्वारा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, भ्रष्ट अधिकारियों ने चक्रीय कृषि के लिए बंजर भूमि का चयन किया, जिसमें पैसे का दुरुपयोग हुआ और फलतः देखा जाए अंत में यह भी योजना सुल्तान की असफल सिद्ध हुई। तो ये ध्यान में रखिएगा, चक्रीय कृषि विकास योजना। अब देखिए, अगला जो है देखा जाए तो सैनिक अभियान एक होता है। तो सैनिक अभियान हम दो प्रकार का देख सकते हैं। एक कराचिल में, यानी कांगड़ा के क्षेत्र में, मतलब हिमाचल प्रदेश में एक अभियान होता है, और एक होता है मध्य एशिया के खुरासान क्षेत्र में अभियान होता है, सैनिक अभियान। तो देखिए, चौथा सैनिक अभियान जो खुरासान के क्षेत्र में है उसको देखा जाए तो मध्य एशिया में खुरासान में ऐसी परिस्थिति कायम होती है कि वहां एक प्रकार से रिक्तता आ जाती है, मतलब शक्तिशाली शासक के ना होने के कारण। तो यहाँ देखिए, उस समय खुरासान क्षेत्र का शासक था अबू सैयद, और इसके विरुद्ध एक त्रिपक्षीय गुट का निर्माण किया गया, जिसमें एक भारत के देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, और एक मिस्र के सुल्तान थे, और एक देखा जाए अक्साई चीन का जो क्षेत्र था उसमें तरमाश्रीन नाम के एक शासक वहां शासन करते थे। तो इन्होंने कहा कि इन तीनों का मिलकर योजना था कि उस मध्य एशिया के क्षेत्र पर कोई शक्तिशाली शासक नहीं है, तो हम लोग एक आर्मी बेस ज्वाइंट बनाते हैं यहाँ पर। तो ये योजना बनी, और इस योजना के लिए कहा जाता है 3,70,000 सैनिकों को भारत से जुगाड़ा गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और सबसे बड़ी चीज ये होगी कि 3,70,000 सैनिकों को एक साल का उस क्षेत्र में अभियान करने के लिए अग्रिम वेतन भी दे दिया गया। मतलब भारी भरकम राजस्व की खर्च हुई मोहम्मद बिन तुगलक का। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र पर देखा जाए तो मतलब ये शासक जो था, अक्साई चीन का शासक तरमाश्रीन जो है वो बदल जाता है इस क्षेत्र पर। और खुरासान क्षेत्र की जहां तक बात होती है तो यहाँ पर तैमूर लंग का एक्चुअली प्रभाव यहाँ जम जाता है। तो आगे ये योजना होती ही नहीं है, मतलब ये योजना भविष्य में जो बनाई गई थी यह अधर में चली जाती है। और 3,70,000 जो भारतीय सैनिक को मोहम्मद बिन तुगलक ने अग्रिम वेतन दिया था वो लमसम बर्बाद ही होता है। तो इस प्रकार यह अभियान भी इसका असफल रहा। अब देखिए, पांचवा जो है, दोआब जो उपजाऊ क्षेत्र है, गंगा यमुना के संगम का क्षेत्र है, और यहाँ पर क्या होता है, उस समय खराज यानी लैंड टैक्स से 50% वसूलने का निर्णय लिया गया दोआब क्षेत्र में। लेकिन वहां इस परिस्थिति इतनी खराब हुई कि वो उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया और सूखा पड़ गया, जिसके कारण प्लेग और महामारी की भी समस्या आ गई वहां पर। तो जिसके कारण सुल्तान को यह योजना बंद करना पड़ा, यानी खराज की जो 50% वापस लेना पड़ा। इससे पहले आप देखे थे अलाउद्दीन खिलजी ने जबकि दोआब क्षेत्र पर ही 50% खराज यानी लैंड टैक्स वसूला था। तो यहाँ पर समझिए, दुर्भाग्य से यह अकाल फैला, इन सूखे की स्थिति हुई, अकाल हुई, और उस क्षेत्र में महामारी का भी प्रकोप हो गया, प्लेग फैल गया, और जिसके कारण यह योजना भी असफल रही। और फलतः क्या हुआ कि वहां की जनता की राहत के लिए सुल्तान को एक शिविर भी लगाना पड़ा। और जनता के लिए वो शिविर का देखिए नाम है स्वर्ग ए दरबार नामक राहत शिविर लगी महामारी से निजात के लिए। और वहां देखा जाए तो प्रशासन का बहुत बड़ा राजस्व खर्च हो गया इसके लिए। तो ये भी अभियान असफल। अब यहाँ छठा देखा जाए, कराचिल जो अभियान था वो हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में कांगड़ा में एक छोटा सा राज्य क्षेत्र था, और इस पर अभियान किया गया, सैनिक अभियान किया गया। कहा जाता है कि 70 से 80% सैनिक वहां पहाड़ी क्षेत्र में
एक तो मतलब गर्म वस्त्र ना होने के कारण ठंड से मारे गए, और जो कुछ बचे तो वो उनको भी प्लेग हो गया वहां पर। तो इस प्रकार कहा जाता है कि इसे सैनिक क्षति काफी सुल्तान को हुई। तो यह भी योजना जीतने के बावजूद भी देखा जाए तो इस क्षेत्र को कोई खास फायदा नहीं हुआ, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में सैनिक का नुकसान हुआ, तो ये भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार योजना तो सब इसकी अच्छी थी, लेकिन यह उसको क्रियान्वित करने में असफल रहा। इस प्रकार सुल्तान ने को कहा जाता है, कई इतिहासकार इसे पागल सुल्तान भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता नामक एक अफ्रीकी यात्री, जो कि मोरक्को में का रहने वाला था, अफ्रीका के मोरक्को को रहने वाला था, वह 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने इसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। और 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भी भेजा गया था। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा, 1333 में आया था और 1342 में से चीन राजदूत बनाकर भेजा गया। और इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है रेहला, और इसमें इसने विदेश व्यापार एवं भारत में डाक व्यवस्था का वर्णन किया है। और इसके अलावा भारत में गुप्तचर प्रणाली की पर भी यह पुस्तक अच्छा प्रकाश डालता है। और देखा जाए तो इब्न बतूता ने उस समय प्रचलित सती प्रथा का भी वर्णन किया है। उसने बताया है कि भारत में सती के लिए सुल्तान की अनुमति अनिवार्य थी। कहा जाता है ढोल नगाड़े के साथ यदि कोई महिला सती होने जाती थी, यानी किसी की विधवा सती होने जाती थी, तो उसे ढोल नगाड़े के साथ ले जाया जाता था सती करने के लिए। और ये कहा जाता है कि सुल्तान दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर, जो कि हिंदुओं की एक कुरीति थी, उस पर प्रतिबंध लगाया था। यदि सती किसी महिला की इच्छा है सती होने के लिए, तो उसे सुल्तान की अनुमति लेनी आवश्यक थी। और देखा जाए सती प्रथा के दौरान बाद में चलकर सती प्रथा पर अकबर ने भी प्रतिबंध लगाया था कुछ समय के लिए, लेकिन अगर पूर्णतः देखा जाए तो 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नियम 17 के तहत सती प्रथा को भारत में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये भी तथ्य आप ध्यान में रखें। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक फारसी के महान विद्वान जिया नक्शवी थे, ध्यान रखिएगा जिया नक्शवी थे, जिन्होंने संस्कृत की एक कथा की श्रृंखला सूका सप्तशती, ध्यान रखिएगा सूका सप्तशती है, का फारसी में अनुवाद तूती नामा के नाम से किया था। इसमें एक बोला जाता है विरहिणी नायिका, मतलब वह अपने पति के प्यार में पड़ी रहती है, और उस नायिका की कहानी तोते के माध्यम से कही जाती है, जिसका पति एक यात्रा पर गया हुआ है। तो ये इसको ध्यान में रखिए, सूका सप्तशती को और जिया नक्शवी। मोहम्मद बिन तुगलक के जैन आचार्य जिन प्रभु सूरी को अपने दरबार में बुलाकर उसे सम्मानित किया था। कहा जाता है कि जिन प्रभु सूरी से वह वार्तालाप करता था और उनको समय समय पर राजकीय कार्य में परामर्श के लिए भी वह बुलाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। सुल्तान के दक्षिण अभियान के समय इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया था। बाद में यह राजकीय कार्य में लगा दिए गए, और दक्षिण में जब एक विद्रोह हुआ था तो हरियर और बुक्का को उसे दबाने के लिए भेजा गया सुल्तान के द्वारा, लेकिन वहां उन्होंने परिस्थिति का फायदा उठाकर एक स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसको हम एक स्वतंत्र चैप्टर में देखेंगे विजयनगर में। और 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। ध्यान में रखिएगा 1336 में हरियर और बुक्का नामक दो भाई के द्वारा एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, और वहीं दक्षिण यानी महाराष्ट्र में 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के नेतृत्व में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती। ये दोनों डेट और प्रमुख शासक का नाम ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध जाते समय थट्टा में, मतलब सिंध के नजदीक ही है थट्टा में हो गई। मतलब एक विद्रोह को दबाने के लिए वह सिंध जा रहा था और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का डेट ध्यान में रखिए 20 मार्च 1351। इसकी मृत्यु के बाद बदायूनी ने लिखा था कि अंततः
सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोटेशन, अंततः प्रजा को राजा से मुक्ति मिली और राजा को प्रजा से, यह बदायूनी का कथन है। और देखा जाए तो यह शेख अलाउद्दीन के शिष्य थे मोहम्मद बिन तुगलक, और यह पहला दिल्ली सल्तनत के शासक थे जिन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी अजमेर शरीफ की यात्रा की थी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और जिनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा गरीब नवाज के रूप में भी जाना जाता है। और यह बहराइच के संत, सूफी संत थे। सालार मसूद गाजी के मकबरे पर भी गए थे। और देखिए कुछ कुछ और मकबरे पर भी इनकी यात्रा रही, तो वो भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। बदायूं के मीरन मुहलिम, दिल्ली के शेख निजामुद्दीन औलिया, और मुल्तान के शेख रुकनुद्दीन, और अजोधन के शेख मुल्तान के भी कब्र पर मोहम्मद बिन तुगलक ने यात्रा की थी। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये मिलाने के लिए दिया जाता है कि कौन से संत जो हैं किस क्षेत्र से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। इस प्रकार आज की कक्षा में आपने मोहम्मद बिन तुगलक और उसके विभिन्न कार्यों को देखा, फिर हम आगे फिरोज शाह तुगलक को देखेंगे। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।